हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम ज्वर चिकित्सा अध्याय है, उसी के सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ज्वर के बारे में इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग जो द्विविध भेद हैं, टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो टोटल 5 थे उनको पढ़े हैं। उसके साथ साथ सप्तविध भेद को भी कवर किए थे। ओके, आज का सेशन जो शुरू करेंगे वो पंचविध भेद जो है ज्वर का, उससे स्टार्ट करेंगे। तो ज्वर का जो 5 भेद है वो मेनली दोष, काल, बल, उनके दोष का जो काल बल है उनके अनुसार क्लासीफाई किया गया। ठीक है, इन्हें विषम ज्वर भी कहते हैं, और विषम ज्वर क्यों कहते हैं वो अलग आचार्य के अकॉर्डिंग अभी हम बात करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। विषम ज्वर, तो विषम ज्वर को विषम ज्वर क्यों कहते हैं, तो अलग आचार्य के अकॉर्डिंग, जैसे कि वाग्भट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि विषम आरंभ क्रिया काल अनुसंगवान, यानी कि वैसा ज्वर जिसका आरंभ, क्रिया और काल, ठीक है, स्टार्टिंग, क्रिया काल, ये सब विषम हो, यानी कि कभी पीठ से शुरू हो, कभी पेट से ज्वर शुरू हो। ओके, तो उसका आरंभ जो है विषम हो, कुछ फिक्स ना हो। क्रिया काल भी कभी दिन में बुखार शुरू हो जाए, कभी रात से शुरू हो जाए, तो इनका काल भी नियत ना हो। ठीक है, इसीलिए इसे विषम ज्वर कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिद्धांत। तो उन्होंने कहा है कि जो ज्वर कभी शीतपूर्वक, कभी दाहपूर्वक शरीर में उत्पन्न हो, जिसके उत्पन्न होने, बढ़ने या स्थिर रहने का समय भी निश्चित ना हो, ठीक है, उनके वेग में भी विषमता हो, तो उन ज्वर को विषम ज्वर कहते हैं। ओके, जैसे कि कभी आपको तो फील भी किए होंगे कि कभी ठंड लगकर बुखार आता है, या फिर कभी जो फीवर आता है वो शरीर में बर्निंग सेंसेशन के साथ होता है और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो इन सभी विषमताओं के कारण इस ज्वर को विषम ज्वर कहते हैं। ओके, विषम ज्वर जो है इनका क्लासिफिकेशन आचार्य ने किस बेसिस पे किया है, तो दोषों के काल एंड बल के अनुसार। ठीक है, इन्होंने 5 तरह का बताया विषम ज्वर: संतत, शततक, अन्यद्युष्क, तृतीयक एंड चतुर्थक। ओके, इन पांचों को इसी सीक्वेंस में आपको नाम याद रखना होगा, और उससे बेनिफिट क्या है वो आगे बता रहे हैं। सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आपको ये 5 नाम याद रखना है। क्या क्या है? संतत, शततक, अन्यद्युष्क, तृतीयक एंड चतुर्थक। यहाँ टेबल के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाला गया है, इसके आगे इसका डिटेलिंग करेंगे, लेकिन पहले इसे याद करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इन सभी ज्वर का दोष अधिष्ठान। तो दोष अधिष्ठान जो है संतत ज्वर का सर्व शरीर यानी होल बॉडी, शततक का आमाशय रीजन, अन्यद्युष्क का उरह रीजन, तृतीयक का कंठ एंड चतुर्थक का शिरः रीजन। इन्हें कैसे याद रखोगे, तो एक डायग्राम बना लो। एक ह्यूमन है, ओके, जिसका ये पूरा बॉडी हो गया, ये रहा। तो सबसे पहला जो संतक है, संतत है ज्वर, तो इसका अधिष्ठान क्या हो गया? पूरा शरीर। तो फर्स्ट का पूरा शरीर हो गया सर्व शरीर। उसके बाद जो है, अब जो इसी को जूम करते हैं तो इतना सारा पार्ट, मात्र ये वाला पोर्शन को आप जूम करो तो आगे का जो है 4 इसमें आ जाएंगे। शततक को शुरू करना है यहाँ से, आमाशय वाले रीजन से। ओके, शततक आमाशय, इसके ऊपर गए तो चेस्ट थोरेक्स रीजन हो गए, उरह, तो अन्य दुष्क हो गए उरह रीजन। उसके ऊपर गए तो ये कंठ वाले रीजन होंगे, तो वो हो गए तृतीयक, और उसके ऊपर गए तो सिर वाले रीजन, तो हो जाएंगे चतुर्थक। तो दोष अधिष्ठान क्या हुआ? संतक का सर्व शरीर, देन शततक आमाशय से शुरू किए, शततक का आमाशय, अन्य द्युष्क का उरह, उसके ऊपर कंठ है तो तृतीयक का कंठ, एंड चतुर्थक का जो अधिष्ठान है वो जो है शिर वाला रीजन। ओके, नेक्स्ट इसमें ये याद रखना है कि कौन कौन से धातु इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो संतत, जो संतत ज्वर हैं इनमें है रस धातु, शततक में रक्त, अन्य द्युष्क में मेद, तृतीयक में अस्थि एंड चतुर्थक में मज्जा। तो 7 धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो इसमें से जो आपको सेम सीक्वेंस में यदि इसे याद रखें संतत टू चतुर्थक, तो उसी सीक्वेंस में 7 धातु को आपको बैठाना है। उसमें से मांस एंड शुक्र को जो है स्किप करना है, नहीं डालना है। ओके, तो बचे 5। तो सीक्वेंस में रस, रक्त, मांस को स्किप किए, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र को हटा दिए।
ओके, तो ये हो गया इनके धातु। अब जो है इनका काल किस किस टाइम में आता है, तो संतत जो होता है वो निष्प्रत्यनिक ज्वर होता है, वो लगातार रहता है, ठीक है, इसमें कोई विरोध करने वाला होता नहीं है। तो संतत में 7, 10 या 12 दिन तक लगातार ज्वर रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना आपको। संतत ज्वर का काल जो है 7, 10 और 12 दिन तक लगातार रहता है। सततक का जो है अहोरात्रि में 2 बार, दिन और रात में 2 बार आता है, जैसे एक बार सुबह में और एक बार शाम में, तो ऐसे ही 2 बार पूरे दिन रात में 2 बार आएगा। अन्य दुष्क जो होता है वो दूसरे दिन आता है, जैसे कि आज फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे है ना, तो दूसरे दिन, यानी कि ऐसा सिंपल वे में समझो तो दिन रात में सिर्फ एक बार आता है, ठीक है। दूसरे दिन कहें या आज आएँ फिर कल आएँ दूसरा दिन, कल जैसे ये आज फर्स्ट डे है, सेकंड डे आज फर्स्ट है, तो थर्ड डे उसका नेक्स्ट होगा, यानी कि हर दिन आता है लेकिन एक बार आता है। सततक क्या है कि हर दिन 2 बार आएगा, हर दिन बोले तो दिन रात मिला के 24 आवर में 2 बार आएगा, और ये अन्य देश को जो है 24 आवर में एक बार आएगा। तृतीयक क्या है, तीसरे दिन आता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो फर्स्ट डे आया तो फिर थर्ड डे आएगा, थर्ड डे आया फिर फोर्थ छोड़ करके फिफ्थ डे, जैसे कि ये पहला दिन, दूसरा दिन, ये तीसरा दिन है ना, तो एक दिन छोड़ करके आएगा तृतीयक में। और चतुर्थक में क्या होगा, चौथे दिन जो आएगा, यानी कि फर्स्ट डे आया है तो सेकंड डे नहीं रहेगा, थर्ड डे नहीं रहेगा, फिर फोर्थ डे आएगा, ऐसे ही फिफ्थ डे नहीं रहेगा, फोर्थ डे आया है तो फिफ्थ डे नहीं रहेगा, सिक्स डे नहीं रहेगा, सेवन्थ डे आएगा, ठीक है, तो चौथे दिन आता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। संतत में 7, 10 और 12 दिन तक लगातार रहेगा, इनमें से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन से आश्रय हैं इन्वॉल्व है इसमें, या भी अभी डिटेलिंग करेंगे ना तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया संतत। सततक में क्या है, दिन रात में 2 बार आएगा, अन्य दुष्क जो है दिन रात में 1 बार आएगा, या फिर इसे दूसरी भाषा में कहें तो दूसरे दिन आएगा, ओके। तृतीयक जो है तीसरे दिन आएगा, एंड चतुर्थक जो है चौथे दिन आएगा, ओके। तृतीयक तीसरे दिन आएगा, यानी कि एक दिन इंटरवल पे आएगा, चतुर्थक 2 दिन इंटरवल पे आएगा, ओके। इसके साथ यहीं पर इसका जो है ज्वरनाशक जो है कषाय, उसे भी याद करना है। विषम ज्वरनाशक 5 कषाय चिकित्सा योग में इन्होंने बताया है, इसे भी यहीं याद कर लें। तो संतत के लिए है कलिंग आदि कषाय, कलिंगक आदि कषाय। सततक के लिए पटोल आदि कषाय, अन्य दुष्ट के लिए निम्ब आदि कषाय, तृतीयक के लिए किरात तिक्त आदि कषाय, ओके। एंड चतुर्थक के लिए है गुटुची आदि क्वाथ, ओके। तो इसे याद करने का जो ट्रिक हमने बनाया था वो सिंपल है, सबका फर्स्ट लेटर याद रखना है, कपनी कीगू, बस इसे याद रखना है, कपनी कीगू। क से कलिंगक आदि, प से पटोल आदि, न से नीम आदि, की से किरातिक, तनगु से गुडुची आदि क्वाथ। तो आपको सबसे पहले ये सीक्वेंस में याद रखना, उसके बाद वो सारा सीक्वेंस खुद ब खुद बनता चला जाएगा, ओके। सो विषम ज्वर की चिकित्सा में 5 क्वाथ का नाम इन्होंने बताया है, कपनी, कीगू, कलिंगक, पटोल, निम्ब, किरातिक, तन, गुडुची आदि क्वाथ। उसके अलावा इन्होंने विषम ज्वर की चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र मूर्धान, यानी कि भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम, 1000 नाम है, उनका पाठ करने के लिए भी कहा है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला संतत ज्वर, ओके। संतत ज्वर में जो है हम लोग जान चुके हैं कि 7, 10 या 12 दिन तक रहता है, और इसका अधिष्ठान सर्व शरीर होता है, और साथ साथ जो धातु होता है वो रस धातु इसमें इन्वॉल्व होता है, ओके। संतत के बारे में ये जानते हैं कि इसको संतत, ये कई दिनों तक रहने वाला ज्वर क्यों है, या 7, 10 या 12 दिन तक रहता है, तो इसके पीछे रीजन ये 3 वर्ड है, काल, दुष्य एंड प्रकृति, ठीक है। काल, दुष्य, प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संततम निष्प्रत्यनिक कुरुते तस्माज्ञम सुदोषा। निष्प्रत्यनिक वर्ड को समझते हैं, 2 वर्ड होते हैं, एक प्रत्यनिक, दूसरा निष्प्रत्यनिक। प्रत्यनिक या सप्रत्यनिक भी इसे कह सकते हो, ओके। तो प्रत्यनिक या सप्रत्यनिक का मतलब होता है विपरीत कर्ण, ओके, या फिर इसे विरोध कहते हैं, प्रत्यनिक का अर्थ होता है। तो निष्प्रत्यनिक क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी कि इसमें विपरीत या विरोध नहीं आएगा, ओके। अब इस वर्ड को समझ लिए तो अब इस श्लोक को क्लियर करते हैं कि संतत ज्वर में क्या होता है कि ये 3 चीज़ें, काल, दुष्य एंड प्रकृति, ओके। काल आप जानते हो, कोई भी ऋतु काल के एग्जाम्पल, जैसे कि बसंत ऋतु ले लिए, ठीक है। दुष्य में जो है 7 धातु सब होते हैं, वो दुष्य होंगे, तो दुष्य में एक दुष्य जैसे मेद ले लिए, ओके। प्रकृति में जो है वात पित्त कफ होते हैं ना, प्रकृति वातज पित्तज कफज, तो कफज प्रकृति ले लिए, ओके।
तो काल दुष्य प्रकृति के साथ जो है दोष तुल्यता शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, तो जैसे कि कफ एक दोष है, कफ के वजह से ज्वर हो गया, कफज ज्वर। ओके, अब इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काल दुष्य और प्रकृति के साथ दोष तुल्यता शो करता है, यानी कि विपरीत नहीं शो करता है, निष्प्रत्यनिक होता है, प्रत्यनिक नहीं होता है। जैसे कफ के वजह से ज्वर हो गया, कफज ज्वर। तो कफज ज्वर के केस में यदि उस पर्सन का प्रकृति क्या है, कफज प्रकृति का पर्सन है, मेद धातु को दुष्ट करके ज्वर हो रहा है और बसंत ऋतु में, तो बसंत ऋतु में वैसे भी कफ का प्रकोप होता है। मेद जो है कफ के साथ सिमिलरिटी शो करता है और कफज प्रकृति है तो उसमें कफ के साथ सिमिलरिटी होगा ही। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में क्या विरोध हो रहा है या विपरीतता आ रहा है, यानी कि प्रत्यनिक तो नहीं है, यानी निष्प्रत्यनिक है। ठीक है, तो काल दोष और प्रकृति क्या कर रहा है, दोष के साथ विपरीतता नहीं शो कर रहा है बल्कि उसके साथ तुल्यता, सिमिलरिटी शो कर रहा है, जिसके वजह से ये ज्वर जो है कई दिनों तक रहता है, 7, 10 या 12 दिन तक रहता है, क्योंकि इसमें कोई अपोज ही नहीं करता है। अब जैसे यहाँ पे मेद कफ के जगह यदि पित्त रहता तो क्या हो गया, यहाँ प्रकृति इसके साथ विपरीतता शो करता, वो निष्प्रत्यनिक ना हो करके प्रत्यनिक हो जाता। पित्त क्या है, कफ को थोड़ा कम करेगा तो कफज ज्वर को जो है पित्त थोड़ा अपोज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, यहाँ सब का सब सिमिलरिटी शो कर रहा है। ओके, सो संतत ज्वर जो है इसमें काल दुष्य और प्रकृति ये तीनों जो है दोष के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, निष्प्रत्यनिक हो रहा है, जिसके वजह से ये ज्वर कई दिनों तक होता है और ये शुदुषः होते हैं। ओके, इसलिए निष्प्रत्यनिक के बारे में आगे ये भी दिया, निष्प्रत्यनिक का मतलब हुआ विपरीत नहीं करना, अपोज नहीं करना, विरोध नहीं करना। ओके, सो ये क्या हुआ, कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर है, इसमें विसर्ग नहीं होता, मीन्स चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट संतत ज्वर में और क्या इन्होंने दिया है कि संतत ज्वर के 12 आश्रय, 12 आश्रय क्या हैं वो आपको याद हो जाएंगे इजीली। 7 धातु आप जानते हैं वो होंगे, 3 दोष वात पित्त कफ होंगे, और जो 3 मल होते हैं मूत्र पुरुष एंड स्वेद, उसमें से स्वेद को हटा दो तो मूत्र और पुरुष, तो 7, 3, 10 और 2, 12। ओके, इनके 12 आश्रय। यहीं से इन चीज़ों को भी क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि संतत ज्वर के इन्होंने बताया ना कि 7, 10 और 12 दिनों तक लगातार चलने वाला ज्वर है। तो 7 दिन जो इसके जो धातु हैं या दोष या जो कहें आश्रय, तो उन आश्रय में शुद्धि यदि हो गए औषध या दवाई का सेवन करने के वजह से या आहार विहार के वजह से यदि वो शुद्ध हो गया तो 7 दिन के बाद वो ज्वर जो है ख़त्म हो जाएंगे। या 10 दिन है तो उसमें क्या है, धातु के साथ दोष भी इन्वॉल्व है, तो ये 10 जो दुष्य हैं उसकी शुद्धि हो गई यदि औषध और उसकी वजह से, तो ज्वर समाप्त हो जाएंगे। या फिर 12 में इन्हें भी इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो यदि ये शुद्ध हो गए तो 12 दिन के बाद जो है या 7 दिन या 10 दिन के बाद जो है ज्वर समाप्त होगा नहीं, और यदि शुद्ध नहीं हुए तो उस केस में क्या होगा, अनुवर्तन होगा। ठीक है, उस केस में 12 आश्रय शुद्ध नहीं होने के बाद 12 दिन छोड़ करके 13वां दिन फिर से ज्वर आ जाएगा। ओके, सो वही पॉइंट यहाँ रखा है कि मारकता है 7, 10 और 12 दिन में जो ये ज्वर संतत ज्वर है शांत हो जाते हैं। कब होते हैं, जब उसके आश्रय शुद्ध हो गए हों औषध आदि के सेवन के वजह से। और यदि शुद्ध नहीं हुए हों तो क्या होगा, ये जो है धातु शुद्धि नहीं होने पर जो है वो मनुष्य को मार भी डालता है, यानी मृत्यु कारक भी होता है। उसके अलावा अनुवर्तन होता है, यानी 12 आश्रय शुद्ध नहीं हुआ तो 12 दिन छोड़ करके 13वां दिन से फिर से लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है सततक ज्वर। सततक ज्वर में हम लोग क्या जानते हैं, पहला कि कौन से धातु आश्रित होते हैं इसमें, रक्त धातु। साथ साथ ये भी जानते हैं इनका वेग का काल 2 है, 2 काल होते हैं, चाहे सुबह शाम हो या कोई भी हो, दोपहर रात 2 टाइम में जो है काल आते हैं। तो श्लोक से क्लियर करते हैं कि रक्त धातु आश्रय प्रायो दोष सततकम ज्वरम। जो सततक ज्वर है उसमें दोष मेनली कहाँ आश्रित होते हैं, रक्त धातु में आश्रित होते हैं। एक पॉइंट। दूसरा कि ये सप्रत्यनिक ज्वर है, जैसे कि संतत ज्वर में हम लोग जाने कि वो निष्प्रत्यनिक ज्वर है, उसमें किसी भी तरह का विपरीतता विरोध नहीं होता है काल में, दुष्य में, प्रकृति में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सप्रत्यनिक ज्वर है, यहाँ पे विरोध आएगा, यहाँ पे विपरीतता आएगा। ठीक है, और उसी के बेसिस में इन्होंने बताया कि सप्रत्यनिक कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मकम। काल दोष और काल के
अपोज होने की वजह से या सपोर्ट होने की वजह से वृद्धि और क्षय, जैसे कि पित्तज ज्वर है, ठीक है। तो पित्त के वजह से यदि ज्वर है तो दोपहर का समय यानी मध्याह्न और रात्रि के मिड पीरियड जो होते हैं, रात्रि का मध्य समय, उन दोनों समय में पित्त का प्रकोप होता है, तो उस समय में ज्वर में क्या होगा, वृद्धि होगा। वृद्धि सामान्य सर्वेशम एंड विपरीत विपर्यय। सो पित्त ज्वर है मध्याह्न और रात्रि में क्या है कि काल और दोष में यहाँ पे समानता है, इसलिए बढ़ेगा। लेकिन वही पित्त ज्वर सुबह के समय में या रात्रि के समय में, जिस समय वात या कफ बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि सप्रत्यनिक, उसमें प्रत्यनिक आते हैं, विपरीतता गुण आने की वजह से उस समय में क्या होगा, क्षय होगा। सो सप्रत्यनिक कुरुते काल वृद्धि एंड क्षयात्मक। यदि सिमिलर रहेगा तो वृद्धि होगा, अपोज होगा तो क्षय होगा। ओके। एंड आगे क्या, अहोरात्रे सततको दो कालो अनुवर्तने। अहोरात्रि, अहो हुआ दिन और रात्रि मीन्स रात, तो दिन और रात मिला करके जो है इसमें यानी 24 आवर में 2 काल में इसका अनुवर्तन होता है, वेग बढ़ता है, ठीक है। तो सतक ज्वर में क्या क्या क्लियर हुआ, रक्त धातु में आश्रित होते हैं कौन सी चीज़, तो दोष। दूसरा कि ये सप्रत्यनिक होते हैं, निष्प्रत्यनिक नहीं होते हैं, इसलिए इसमें जो है का वृद्धि और क्षय दोनों होता है। जब सप्रत्यनिक यानी कि अपोजिट काल होंगे दोष के, तो उस समय क्षय होगा, ज्वर का वेग कम होगा। और अहोरात्रि में 2 काल में आते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है एनआईए में 2001 में आया हुआ है कि सतक ज्वर की गति कितनी होती है, तो द्विकालिक होती है, अहोरात्रि 2 काल। ओके। सो थर्ड जो अन्य द्युष्क ज्वर है, इसके बारे में हम लोग क्या क्या जान चुके हैं कि ये ज्वर का जो है इसमें धातु मेद होंगे, और क्या कहते हैं इसका काल जो है दिन रात में एक बार आएगा, ठीक है। आगे ये देखते हैं कि काल प्रकृति दुष्याना प्राप्य एवं अन्यत आदबलम, ठीक है। अन्य दुष्कम ज्वरम दोषो रुद्वा मेदो वह शिरा। ओके। सो काल प्रकृति और दुष्य, ये 3 चीज़ है जो पहला संतत ज्वर में जाने या सतक में जाने, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि एवं अन्यत किसी एक का बल प्राप्त करके, ठीक है। काल प्रकृति और दुष्य में से किसी एक का, चाहे काल हो या प्रकृति हो या दुष्य, किसी एक का बल प्राप्त करके ये दोष क्या करता है, तो मेदोवह सीरा जो होता है ना, उसमें अवरोध करके ज्वर उत्पन्न करता है। जो मेदोवह स्रोतस नहीं, चैनल्स का बात नहीं किया, वेसल्स का बात किया, जो मेदोवह सीरा है उसको अवरोध करके ये ज्वर उत्पन्न करता है, और दिन रात में किसी एक टाइम में। इसी श्लोक का जो आगे है वो है सप्रत्यनिको जन्येत एक काला महर्निशि। एक काला अह और निशि, यानी अहनिशि दिन रात में से किसी एक काल में ये ज्वर है, और ये भी सप्रत्यनिक ज्वर है, जैसे कि सततक जो सेकेंड वाले थे वो, ठीक है। तो अन्य दुष्क ज्वर में हो गया काल प्रकृति और दुष्य में से किसी एक का बल प्राप्त करके ये ज्वर होता है। वो किसी एक का बल प्राप्त करके करता क्या है कि वो दोष जो है मेदोह शिरा में अवरोध करता है, और दिन रात मिला करके एक बार कम से कम इसमें ज्वर का वेग बढ़ता है। ओके। नेक्स्ट है तृतीयक एंड चतुर्थक ज्वर। तो इसके बारे में उस टेबल में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि तृतीयक में जो धातु हैं वो हैं अस्थि, ओके। एंड चतुर्थक में कौन से धातु आश्रय बनाते हैं, वो हैं मज्जा, ओके। इसके अलावा जो है दोष अधिष्ठान भी जो है इसका तृतीयक में कंठ है एंड चतुर्थक में सिर। उसके अलावा और क्या पॉइंट यहाँ कवर करना है कि तृतीयक ज्वर का इन्होंने 3 भेद बताया, शिरोग्राही, पृष्ठग्राही एंड त्रिग्राही। साथ साथ द्वंद्वज करके बताया है कि इसमें 2 दोष इन्वॉल्व होते हैं, वात पित्तज, वात कफज एंड कफ पित्तज। शिरोग्राही कहने का मतलब है कि सिर से जो है ज्वर शुरू होगा, यानी कि पेन जो है पहले सिर वाले रीजन में होगा और उसके बाद होल बॉडी में होगा। ऐसे पृष्ठग्राही है तो बैक रीजन में पहले पेन होगा, फीवर आएगा, उसके बाद होल बॉडी में होगा, ओके। अब जो है इन्हें याद कैसे करें, तो STP से आप याद रखो, शिरोग्राही, त्रिग्राही एंड पृष्ठग्राही। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ओके। अब जैसे वात पित्त एंड कफ है, इससे दोष भी, तो वात और पित्त को मिलाए तो शिरोग्राही, पित्त एंड कफ को मिलाए तो त्रिग्राही, एंड वात एंड कफ को मिला तो पृष्ठग्राही, ओके। STP वात पित्त कफ, इस सीक्वेंस से आप याद कर लो। नेक्स्ट है चतुर्थक ज्वर। तो चतुर्थक ज्वर का भी इन्होंने 2 भेद बताया कि पूर्व में सिर में पीड़ा होगा तो वो वातज है, एंड पूर्व में जंगा थाई रीजन में पेन होगा तो कफज है, ओके। थाई वाले रीजन में यदि पेन पहले होगा चतुर्थक ज्वर में तो कफज, एंड सिर
उसमें पेन होगा पहले तो वो वातज। इसके अलावा चतुर्थक में ये जानते हैं कि चौथे दिन ज्वर आता है, यानी कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे है। तो फर्स्ट डे ज्वर आएगा, सेकेंड डे नहीं आएगा, थर्ड डे नहीं आएगा, फोर्थ डे आएगा। और तृतीयक में क्या है, तीसरे दिन आता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड है तो पहले दिन आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा ज्वर, एक एक दिन इंटरवल पे। एंड चतुर्थक में दो दो दिन का इंटरवल पे ज्वर आता है। ओके। नेक्स्ट इन्होंने विषम ज्वर में जो वेग आते हैं ना, उसके हेतु कुछ उपमा, कुछ कंपैरिजन करके बताया है कि क्यों जैसे तृतीयक है या चतुर्थक ज्वर है तो उसमें क्यों एक दिन दो दिन इंटरवल करके ज्वर आते हैं, दूसरे तीसरे दिन ज्वर क्यों नहीं आता है चतुर्थक में, ऐसा क्यों चौथे दिन ही आता है। तो उसके पीछे कुछ रीजन के साथ साथ कंपैरिजन इन्होंने किया। ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि अधिसेते यथा भूमि बीजम काले च रोहिती। ठीक है, जिस तरह बीज जो है भूमि में रहता है, अधिसेते तथा धातु दोषम काले च कुप्यति, उसी प्रकार जो है दोष भी धातु में रहता है। तो बीज को दोष से एंड भूमि को धातु से कंपेयर करते हैं। अब इससे समझते हैं कि बीज है, सीड है, उसको हम भूमि में रख दिए, गाड़ दिए। ठीक है, लेकिन वो कब जर्मिनेट होगा, अंकुरित कब होगा, जब उसका जो है अनुकूल काल आएगा। उस समय यदि उसको पानी वगैरह देंगे तभी वो अंकुरित होगा या फिर पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे है कि एक एग्जाम्पल इन्होंने विमर्श में बताया है कि बथुआ का बीज है, बथुआ का साग खाते हैं ना, तो उसका सीड है। तो उसके सीड को यदि ज़मीन में गाड़ दिया जाए, ठीक है, तो समर सीजन भी है और एक है शरद ऋतु, दो ऋतु है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है उस समय में भी जल देते हैं और शरद ऋतु में भी जल देते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जल देने से वो अंकुरित नहीं हो रहा है, जबकि शरद ऋतु में अंकुरित हो रहा है। तो जल तो दोनों ऋतु में दे रहे हैं, लेकिन अंकुरित कब हो रहा है, शरद ऋतु में। अपने काल पर ही वो अंकुरित होगा, वो बीज उस भूमि में अपने काल पर ही अंकुरित होगा, भले जल दे रहे हैं उस समय। उसी प्रकार जो है तृतीयक या चतुर्थक ज्वर है, तो उस समय में क्या होता है कि जब दोष बलवान होगा तभी जो है ज्वर का वेग आएगा। ओके, वैसे ही दोष जो है धातु में रहता तो है, लेकिन जब उसका अनुकूल काल आ जाएगा, ठीक है, उस समय में जब दोष बलवान हो जाएगा तब अपने अपने ज्वर को उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे इन्होंने ये भी बताया कि सवृद्धि बल कालम च प्राप्य दोष से तृतीयकम चतुर्थकम, जो तृतीयक चतुर्थक ज्वर है, प्रत्यनिक बल क्षया, प्रत्यनिक यानी विपरीत काल रहेगा। ठीक है, ये तीन टर्म थे ना, काल दुष्य प्रकृति, उसके विपरीत रहेगा तब तो बल का क्षय होगा, उस केस में जो ज्वर नहीं आएगा। लेकिन जब बलवान हो जाएगा दोष, ठीक है, जब निष्प्रत्यनिक वाला कंडीशन आएगा तो उस समय में जो तृतीयक चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए जो है ये वेग का ये कंपैरिजन करके इन्होंने बताया है। ठीक है, कि इस तरीके से जो ज्वर है 2 दिन 3 दिन रेस्ट करके चौथे दिन चतुर्थक में और तीसरे दिन तृतीयक में होता है, क्योंकि उस समय में दोष जो है बलवान नहीं रहता है। उस समय में ये सब बलवान होता है, उसमें प्रत्यनिक जो है मेन फैक्टर होता है जो विपरीतता शो करता है, दोष के अपोजिट हो जाता है ये सब। ओके, नेक्स्ट एक और है विषम ज्वर में चतुर्थक विपर्य। इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट कि ये चतुर्थक विपर्य त्रिदोष जन्य ज्वर है। जैसे विषम ज्वर में भी जो आप देखे हो, वहाँ मैं बोलना भूल गया हूँ, तो विषम ज्वर जो है ये भी त्रिदोषज ज्वर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा दोष डोमिनेंट होता है उस समय में, लेकिन है त्रिदोषज ज्वर। ऐसे ही चतुर्थक ज्वर भी त्रिदोषज है और चतुर्थक विपर्य, सॉरी ज्वर नहीं, चतुर्थक विपर्य ये भी त्रिदोषज है, विषम ज्वर में ही एक तरह से इनको इंक्लूड किया है। ओके, इसके अलावा और क्या बताए कि इसमें अस्थि और मज्जा दोनों धातु होती है। जैसे कि विषम ज्वर में तृतीयक में अस्थि और चतुर्थक में मज्जा धातु है, तो ये तृतीयक चतुर्थक दोनों को इंक्लूड कर लिया है इसमें, अस्थि मज्जा दोनों में होती है। ठीक है, अब चतुर्थक विपर्य क्यों कहा गया। चतुर्थक ज्वर में क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। चतुर्थक ज्वर में क्या होता है, 2 दिन इंटरवल, जैसे आज हुआ है ज्वर तो दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन ज्वर होगा। ओके, तो चतुर्थक विपर्य, विपर्य मीन्स होता है अपोजिट, तो चतुर्थक ज्वर का ये अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे ज्वर नहीं होगा, सेकेंड डे होगा, थर्ड डे होगा, फिर फोर्थ डे नहीं होगा, यानी कि चतुर्थक ज्वर जो है उसका अपोजिट होता है, इसीलिए इसे चतुर्थक विपर्य कहते हैं। ओके, और इसके अलावा क्या त्रिदोष जन्य ज्वर है और अस्थि और मज्जा दोनों धातु इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो प्रायशः सन्निपाता दृष्टा पंचविधो ज्वर, जितने भी पांचों तरह के जो ज्वर हैं, पांचों विषम ज्वर है, वो क्या हैं, सन्निपातक होते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। ओके,
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो ज्वर का है वो है आगंतुक ज्वर। ओके, आगंतुक ज्वर मेनली जो 8 तरह का क्लासिफिकेशन है उसमें निज एंड आगंतुज में क्लासीफाई किया गया। निज में जो है 7 तरह के हो गए थे, वात पित्त कफ, उसके बाद द्वंद्वज में 3 हो जाएंगे और सन्निपातज 1 हो गए, तो 3 3 6 + 1 7 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आगंतुक ज्वर। तो ये जो आगंतुक ज्वर है उनके बारे में बात करें। आगंतुक ज्वर का जो ये 4 नाम है आपको याद रखना है। सबसे पहले ये 4 तरह के होते हैं, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज एंड अभिसापज। ओके, पहले इनको जानते हैं कि अभिघातज में कैसे ज्वर होता है। अभिघात का मीन्स हुआ आघात, किसी भी तरह का चोट लगना, चाहे वो शस्त्र से हो, लोस्ट से हो, कसा से, काष्ठ से, मुष्टि से या अड़तनीतर। ओके, किसी भी तरह का तलवार, मुट्ठी, मिट्टी, लकड़ी, कोड़ा या फिर थप्पड़ ही मार दिया या दांत से किसी भी तरीके से इंजरी हुआ, आघात हुआ और उसके कारण जो ज्वर हुआ तो वो हो गया अभिघातज। अभिसंगज में क्या होते हैं तो काम, शोक, भय, क्रोध, भूत, प्रेत, इन सभी से आसक्त होने की वजह से यदि ज्वर हो रहे हैं तो अभिसंगज हो गए, एक तरह से मानसिक ज्वर हो गए, है ना। देन अभिचार, अभिचारज में क्या होते हैं कि जो भी सिद्ध पुरुष हैं उनके अभिचार के वजह से, यानी मारन, मोहन, उच्चाटन, इन सभी के वजह से जो ज्वर हुए अभिचारज। एंड सिद्ध पुरुष के जो साप देने की वजह से ज्वर हुए, जो उनके कर्ष जो होते हैं जो वो देते हैं, तो उसके वजह से जो ज्वर हुआ वो अभिशापज हुआ। तो ये सभी क्या है, आगंतुज फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर नहीं। इंटरनल हुआ निज, उसमें क्या होगा कि पहले दोष इन्वॉल्व होंगे, बाद में अदर मैनिफेस्टेशन होगा। आगंतुज में क्या होता है, जो आगंतुज ज्वर है इसमें पहले अभिघात और होगा और उसके बाद दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि अभिघातज में ही आप देखो तो अभिघातज में कौन कौन दोष इन्वॉल्व होते हैं, तो वायु दुष्ट होता है और वो फिर शोणित यानी रक्त को दूषित करता है। तो वायु दुष्ट होने के वजह से शोणित को दूषित करता है। याद कैसे रखोगे अभिघातज में, तो अभिघात हुआ, इंजरी हुआ तो ब्लीडिंग होगा। ठीक है, कहीं भी चोट उट लग गया तो ब्लीडिंग हुआ, तो रक्त दूषित हुआ और साथ साथ वहाँ पे वात भी दूषित हुआ। तो अभिघात में क्या है, थप्पड़ वगैरह या फिर मारना, मोहन, ये सब जो है शस्त्र उस तरह से, ये सब थे अभिघातज में। सो उसमें एक शोणित याद रहेगा और वात तो आ ही जाएगा, तो वायु एंड शोणित दृष्टि। अभिसंगज, अभिसंगज में वात एंड पित्त को याद रखना है। और अभिसंगज में एक भूत अभिसंगज ज्वर है, वो त्रिदोषज होते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भूत अभिसंगज में तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज जो है काम, क्रोध, भय, शोक वाले जो हैं उन सब में वात एंड पित्त इन्वॉल्व होते हैं। इसके ऊपर एक श्लोक भी है, एक लाइन है, वो आगे क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें अभिचारज और अभिशापज, इन दोनों में क्या होते हैं, सन्निपातज होते हैं, त्रिदोष इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो आगंतुक ज्वर यहाँ क्लियर है। इसी श्लोक की बात मैं कर रहा था कि काम, शोक, भयात वायु, क्रोध, क्रोधात पित्तम। ठीक है, काम, शोक और भय जन्य ज्वर है तो उसमें कौन से दोष होंगे, वात दोष। एंड क्रोध के वजह से जो ज्वर होंगे उसमें पित्त दोष होंगे। इसी श्लोक का नेक्स्ट लाइन ये है कि भूत अभिसंगात कोपयंती, भूत सामान्य लक्षण। ठीक है, त्रयोमला, तो यदि भूत के वजह से वहाँ हो गए तो उसमें क्या होंगे, त्रिदोष का प्रकोप होगा। ओके, तो काम, शोक एंड भय, इन तीनों में वात दोष, क्रोधजन्य ज्वर है तो उसमें पित्त दोष एंड भूत वाले में त्रिदोष इन्वॉल्व होता है। ओके, इसके अलावा इन्होंने फिर जो है आगे ये 5 तरह का ज्वर बताया है, कामजन्य, भूतावेशजन्य, क्रोधज ज्वर, शोकज ज्वर एंड भय ज्वर। इसके कुछ कुछ पॉइंट जो याद रखने हैं, जैसे काम है, काम में काम करने की वजह से आदमी क्या होगा, बहुत ज़्यादा थक जाएगा। ठीक है, चिंता में पड़ा रहेगा तो ध्यान लगाता रहेगा। थक गया बहुत ज़्यादा, जैसे आप काम किए, बहुत ज़्यादा पुशअप वगैरह किए या कुछ किए तो निश्वास बहुत होगा, एक्सपेरेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, निश्वास बहुलम, तो ये काम ज्वर में 2 टर्म याद रहेंगे, ध्यान और निश्वास बहुलम। भूत आवेश ज्वर जो है, भूत के वजह से ज्वर होगा तो उसमें क्या होगा, मनुष्य अपने जैसा काम करेगा ही नहीं, तो अमानुष्यम, जो मनुष्य जैसा काम करता ही नहीं, उसके अपोजिट काम जो भूत प्रेत के जैसा काम करने लगता है, अमानुष्यम। भूत आवेश ज्वर में क्या होगा, अमानुष्यम। ये भी आ रखा है क्वेश्चन। देन क्रोधज ज्वर। ठीक है, तो क्रोधज में क्या होगा, बहु संरंभ, क्रोध में जो है संरंभ जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है,
कहने का मतलब समरम मीन्स हुआ नेत्र हो गया या मुख हो गया, इन सभी प्रदेश में लालिमा रेडनेस आ जाएगा, एकदम गुस्सा से जो है आँख और मुंह ये सब लाल नहीं हो जाता है, वो हो जाएगा। शोकत ज्वर में क्या होगा, शोक में पड़ा रहेगा तो वाष्प बहुलम, वाष्प मीन्स अश्रु, बहुत ज़्यादा रोएगा, आंसू निकलेगा। तो शोक में पड़े हुए हैं तो आंसू तो बहुत निकलता ही है, तो शोकज में वाष्प बहुलम। एंड भय ज्वर में त्रास पराय भय ज्वर, इसमें जो डर बहुत लगेगा लोगों को। ओके, ज्वर का एक और क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, आमद ज्वर, पश्चिमान ज्वर एंड निराम ज्वर। ओके, इनको कवर करते हैं। तो आमद ज्वर के लक्षण जो है इन्होंने जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो है ज्वर अविसर्गी बलवान। ठीक है, ज्वर जो है इसका विसर्ग नहीं होता है, लगातार चलता रहता है, एक समान ज्वर का वेग आता है, ऐसा नहीं कि बढ़ेगा घटेगा, पीक नहीं, जो टेम्परेचर मेंटेन है बना रहेगा, जैसे 102 है तो 102 बना रहेगा इसमें, अनबलवान रहेगा। बहुमूत्रता, इसमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, ना विट जीर्ण, यानी कि जो स्टूल है वो उसका जो है जीर्ण नहीं होगा, यानी आम वाला जो है मल आएगा। ठीक है, ना विट जीर्ण, आमद ज्वर है ना तो आम मल आएगा। ग्लानि नहीं होगा, ना च ग्लानि, तो ये सारे हैं ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, ये आमद ज्वर के लक्षण हैं। इसके अलावा और भी लक्षण जैसे कि अरुचि हो गए, अविपाक हो गए, गुरुत्वमुद्रस्य हो गया, हृदय अविशुद्धि, तंद्रा, आलस्य, ये सब भी हैं और भी लक्षण हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। ठीक है, इसमें जो बहुमूत्रता वर्ड आया है तो ये बहुमूत्रता आमद ज्वर है ही, उसके साथ साथ आम वात हैं, इन दोनों के लक्षण। ओके, आमद ज्वर एंड आम वात दोनों के लक्षण बहुमूत्रता। नेक्स्ट है पच्यमान ज्वर। ओके, आमज, पच्यमान एंड निराम ज्वर को आप ऐसे समझो कि जैसे एक बटर या डालडा है, ठीक है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से पहले ये आम जैसा कंडीशन रहेगा, जैसे जैसे गर्म करेंगे तो पच्यमान होगा, अब धीरे धीरे हीट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद फाइनली जो है पूरी तरह से पक जाएगा तो वो निराम ज्वर, अब आम उसमें नहीं रहा, अब जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा वो बटर। तो उससे अब यदि कोरिलेट करोगे तो इसका जो कुछ कुछ लक्षण याद होगा। ठीक है, तो आम में क्या है कि अभी विट जीर्ण नहीं हुआ, आम वाला मल आ रहा है, अब जैसे जैसे इसको गर्म कर रहे हैं तो पच्यमान कंडीशन में आ रहा, पक रहा है, तो उसमें क्या होगा, मल प्रवृत्ति होगा। ठीक है, स्टूल जो है अब डायरिया वाला कंडीशन होगा, उत्क्लेश होगा, वॉमिटिंग और होगा। एंड वही जब पूरे तरह से गर्म हो गया और उसके बाद अब उसको जो है फायर हटा दिए, अब जो है धीरे धीरे ऐसा कंडीशन होगा कि अब जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब गर्म बहुत ज़्यादा हो गया तो उस समय में बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत रहेगा पच्यमान में, तो ज्वर वेगो अधिक। ठीक है, इसमें जो है आमद ज्वर में ज्वर अविसर्गी, यानी कि ज्वर का जो टेम्परेचर बन गया है जैसे कि 100 ही हो गया तो वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, लेकिन ज्वर वेग अधिक पच्यमान में, यानी कि इसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कि 103, 104 ऐसे रहेगा। ठीक है, अधिक हो गया ज्वर वेग, देन ज्वर का वेग अधिक हो गया, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है क्या है, प्यास भी बहुत लगेगा, तृष्णा ज़्यादा होगा, प्रलाप होगा, श्वसन होगा, भ्रम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हो कि इसको गर्म कर दिए हैं तो उस समय टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो ज्वर वेग अधिक है, अब गर्मी ज़्यादा है तो प्यास, भ्रम, श्वसन, प्रलाप तो होगा ही, और जो है ये गर्म होने की वजह से मेल्ट हो गया तो अब आम वाला मल, यानी कि न विट जीर्ण वाला कंडीशन नहीं होगा, अब मल प्रवृत्ति होगा, अब डायरिया वाला कंडीशन होगा, उत्क्लेश होगा। ठीक है, तो ये पच्यमानस्य लक्षणम। नेक्स्ट क्या है, निराम ज्वर लक्षण, यानी कि अब जो है आप फायर हटा दिया, पूरी तरह से पक चुका है, फुल्ली मेल्टेड कंडीशन है, फुल्ली मेल्टेड कंडीशन है और आग हटा दिए तो अब क्या है, टेम्परेचर कम हो जाएगा लेकिन मेल्टेड अभी रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी जम जाएगा। तो ज्वर में क्या है, टेम्परेचर कम होगा तो ज्वर में मृदुता आने लगेगा, निराम ज्वर में ज्वर मार दो, लेकिन अभी भी मेल्टेड है तो दोष प्रवृत्ति अभी भी रहेगा, यानी कि जो दोष है अतिसार या वमन इसके जरिए बाहर निकल रहा है। ओके, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा लघुता अब आएगा, आम का जो है अब अपोजिट होने लगेगा, निराम है ना आम का अपोजिट, जैसे आम में क्या था, अरुचि, भोजन की इच्छा नहीं, तो इसमें छूत होगा, भोजन की इच्छा होगा, भूख लगेगा, इसमें क्षामता, शरीर में क्रिस्ता आने लगेगा, लघुत्वम चौगात्रा नाम, शरीर में लघुता आने लगेगा। आम में क्या था, गुरुत्वम उदरस्य। ओके, तो आम का अपोजिट लक्षण होगा, तो निराम में ये सब हो गए, और निराम में और क्या है कि अष्ट अहो, निराम ज्वर लक्षण अष्ट अहो, अहो दिन हो गया तो 8 दिन बीत जाने के बाद जो है निराम ज्वर का लक्षण आता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके,
नेक्स्ट जो निराम ज्वर है उसकी प्राप्ति का काल कितने दिन के बाद आता है, तो अष्ट हो, हमने कहा कि 8 दिन के बाद जो है निराम ज्वर आता है। इसी को जो है इसी चैप्टर के लास्ट के टाइम के जो श्लोक आए हैं कुछ 276, यस 276 श्लोक, उनमें इन्होंने क्लियर किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हिमाचल PSC जामनगर इन सब में आ चुका है कि सप्ताहेन ही पच्यते सप्त धातु का मल, जो 7 धातु हैं उनमें जो मल है उनका पाचन होने में जो है करीब 1 सप्ताह का समय लगता है। ठीक है, तो 1 सप्ताह में इसीलिए आम एंड पच्यमान ज्वर वाला कंडीशन है। जब पाचन हो जाएगा उसके बाद का कंडीशन क्या होगा, निराम। तो 7 धातु को पाचन होने में जो है पच्यमान तक होते होते 7 दिन का समय इन्होंने दिया। 7 दिन के बाद जो 8वां दिन है उस समय निराम हो जाता है। तो निराम की प्राप्ति काल क्या हो गए, 8वें दिन। ठीक है, प्रायो अष्टमे अहनि, है ना, निरामश्चाप्ता प्रोक्ता ज्वर प्रायो अष्टमे अहनि, 8वें दिन जो है निराम ज्वर की प्राप्ति होती है। 7 दिन में 7 धातु जो रस रक्त मांस में उनमें जो भी दोष वगैरह हैं उनका पाचन होगा, तो उसमें आम और पच्यमान वाला कंडीशन हो गया, और निराम ज्वर का हो गया 8वें दिन। ओके, पच्यमान ज्वर का एक लाइन रह गया था कि ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसना भ्रम, ये तो क्लियर हो गया पच्यमान ज्वर का। इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण पढ़े थे उसमें था अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसना भ्रम। सो सिमिलरिटी है, बस जो फर्स्ट वर्ड है उसमें डिफरेंस है कि पच्यमान में ज्वर वेगो अधिक तृष्णा है, जबकि इसमें अंतर्दाहो अधिक तृष्णा है। ओके, ये याद रखना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अंतर्वेगी है, अ से अंतर्वेगी है तो अंतर्दाह, एंड पच्यमान ज्वर है तो उसमें ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसना भ्रम। नेक्स्ट, ज्वर का जो अन्य क्लासिफिकेशन जिसमें जो है वात पित्त कफ यानी निज वाले में जो है द्वंद्वज है, त्रिदोषज है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको उतना डिटेल में नहीं बताया। उसके कुछ पॉइंट्स जो है बस मैं उसे बता रहा हूँ, आप उसे बुक से पढ़ लेना। जैसे द्वंद्वज में कफ पित्तज ज्वर एंड जो सन्निपातज ज्वर उसमें सम सन्निपातज ज्वर, उनके जो ये लाइन है वो सिमिलरिटी है, तो वो PG में फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं। सो कफ पित्तज ज्वर में क्या, मुहुर दाहो मुहुर शीतम स्वेद स्तंभो मुहुर मुहुर, एंड सम सन्निपातज में क्या दिया, छने दाहम छने शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा। ओके, तो कफ एंड पित्त है, उसमें क्या है कि कफ के वजह से क्या होगा, ठंड, और पित्त के वजह से क्या होगा, दाह। तो ये तो दोनों में, सम सन्निपातज में ही दाह और शीत है, लेकिन आगे क्या है कि इसमें स्वेद स्तंभ मुहुर मुहुर, ये डिफरेंस है। इसमें मुहुर मुहुर है, इसमें छने छने थोड़े थोड़े पे, इसमें बार बार आएगा। ठीक है, तो छन छन में जो है दाह होगा, तुरंत शीत होगा सम सन्निपातज में। कफ पित्तज पहले क्लियर करते हैं, मुहुर दाहो मुहुर शीतम स्वेद स्तंभ मुहुर मुहुर, यानी कि बार बार बर्निंग सेंसेशन होगा, बार बार ठंड लगेगा, तो दाह के वजह से स्वेटिंग होगा, और शीत के वजह से स्तंभ, ये भी बार बार होगा। ये कफ पित्तज ज्वर है, कफ एंड पित्त, वात पित्त या वात कफज नहीं, कफ पित्तज ज्वर में। ओके, देन सम सन्निपातज ज्वर जो है उनमें इन्होंने क्या कहा है, छने दाहम छने शीतम, एंड अस्थि संधि और सिर में जो है रोजा पेन होगा। ओके, बस ये 1 लाइनर जो है ना याद रखना है, और किस में है वो। ठीक है, सन्निपातज ज्वर का एक उपद्रव या अरिष्ट है वो है कर्णमूल शोथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्णमूल शोथ जो कान का मूल वाला भाग है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, उच्छेद हो जाता है, तो ये सन्निपातज ज्वर का ही उपद्रव और अरिष्ट दोनों है। अरिष्ट इसलिए है कि कर्णमूल शोथ प्रायः मृत्यु कारक होता है, इसमें मेनली मृत्यु हो जाती है शोथ हो गया तो। ठीक है, एक देशीय शोथ अध्याय जो है उसमें भी सूत्रस्थान में भी आप लोग देखे होंगे, कर्णमूल शोथ में ये बताया है कि इसमें मृत्यु हो जाती है। तो कर्णमूल शोथ की चिकित्सा क्या है, तो चिकित्सा जो है उसमें तुरंत रक्तमोक्षण कर देना है, वहाँ से शोथ हटा देना है, घृतपान कराना है, प्रदेह लगाना है, नस्य और कवलग्रह चिकित्सा। मेनली जो कर्णमूल में शोथ होगा, उत्सेद होगा, तो इसके आसपास के रीजन में भी पेन होगा, प्रॉब्लम होगा, जैसे कि सिर में हो गए, नासा में हो गए, तो उसके लिए नस्य दे देंगे। गले वाले रीजन में हो गया प्रॉब्लम, तो उसके लिए कवलग्रह जो है कवल धारण करना है। ओके, नेक्स्ट है ज्वर मुक्ति के लक्षण। अब किसी को ज्वर हो गया और ज्वर ठीक हो गया तो उसके क्या लक्षण हैं, तो ज्वर मुक्ति के लक्षण में स्वेदो, स्वेटिंग होगा, लघुता आएगा, शीर्षा कंडो, मुखपाक होगा, छवथु, अन्नलिप्सा, ये सभी ज्वर मुक्ति के लक्षण हैं। ओके, ज्वर में मोक्ष भी जो इन्होंने 2 तरह का बताया, एक दारुण मोक्ष होता है, दूसरा अदारुण मोक्ष होता है। ठीक है, दारुण मोक्ष जो होता है जो ज्वर तुरंत छूट जाता है, अचानक से छूट जाता है, और अदारुण मोक्ष जो है कई दिनों तक रहने के बाद छूटता है, तो वो हो गया अदारुण मोक्ष।
ठीक है। ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप फिर बताए। ज्वर मोक्ष के पहले क्या होगा, तो ये कूजन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है जामनगर में। क्या है, ज्वर पर मोक्षे पुरुषे कूजन वमति चेष्टते, यानी कि कंठ में जो है कुंजन करता हुआ वो शब्द निकालता हुआ वमन करेगा और अलग अलग तरह का जो है चेष्टा करता है। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है। ज्वर पर मोक्ष पुरुषे कूजन वमति चेष्टे, कुंजन करता हुआ वमन करेगा और गले में जो है वो कबूतर के जैसा आवाज़ करता हुआ वोमिटिंग होगा और अलग अलग तरह की चेष्टा करेगा। ओके। एक और है वात बलासक ज्वर, ये भी BHU में आ रखा है। उसमें क्या है, नित्यम मंद ज्वर रुक्षा सुखस्तेन सीदती, तो नित्यम मंद ज्वर होता है वात बलासक ज्वर में। ओके। सो आज के सेशन में इतना ही। ज्वर से रिलेटेड मैक्सिमम कंटेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ चुके हैं, साथ में जो कुछ PG एंट्रेंस में आए हुए हैं उन्हें भी पढ़ लिया। एंड नेक्स्ट जो है इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिसमें ज्वर की जो है चिकित्सा और चिकित्सीय योग है उसके ऊपर करेंगे। आई नो कि वीडियो बड़ा बन रहा है, बट आप ये भी देखो कि ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है। इसमें अकेले 346 श्लोक जो है इन्होंने दे रखा है, तो 346 में से बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। कई क्वेश्चन PG में भी आते हैं, तो उन्हें तो छोड़ नहीं सकते। सो थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए एंड इसके साथ साथ जो आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।